नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSC हिंदी में। ये हमारा चैनल है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि हम जो है यूपी का मेंस के लिए पेपर 5 और पेपर 6 के लिए कंटेंट लेके आएंगे। तो उसी सीरीज में ये नेक्स्ट है। देखिए, इसके सिलेबस में पहला ही टॉपिक दिया है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। तो इसी में ही हम ऐसे ऐसे देखते हुए चलेंगे टॉपिक। इसमें टॉपिक क्या है? पहला, प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थल। अब क्या होता है कि जो प्रागैतिहासिक काल है ये मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल से ही माना जाता है, जिसमें यूपी के क्रमबद्ध इतिहास की शुरुआत भी हुई। यहीं से यूपी का इतिहास भी हुआ, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, आप दोस्तों ये मैप बना के ये सारी लोकेशन इसको ये दिखा सकते हैं। ये इसके बाद भी आ सकता है, ये आप इसके बाद भी लिख सकते हैं, ऐसे ये इसके बाद भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि पहले ये देख लेते हैं, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में भी 3 फेजों में इसको डिवाइड किया गया है। निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल का स्थल जो हमारे यहाँ है बेलन घाटी है, जो इलाहाबाद में है। फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं यूपी में वो कालपी, सिंगरौली, चकिया और बेलन घाटी। चकिया जी है चंदौसी में है और सिंगरौली जो है सोनभद्र में है। फिर इसमें तीसरा जो पार्ट होता है यह है उच्च पुरा पाषाण। इसमें लोहदा नाला और चोपनी मांडो, ये 2 स्थल हैं जो उच्च पुरा पाषाण के हैं। अब इसमें दोस्तों दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल की जो खोज की है वो 1867 में हुई है। किसने की है? कालाइल द्वारा खोज की गई है। अब इसके जो यूपी में स्थल है वो सराय नाहर, महादहा, दमदमा और चौपनी मांडो। ये इसके ये वाले जो 3 ऊपर के हैं ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक, अब तीसरा आता है इसका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है? कोल्डी हवा, चौपनी मांडो, खैराडी और लोहरादेव। लोहरादेव में सबसे प्राचीन कृषि साक्ष्य भी मिले हैं, कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। और कृषि उत्पादन का प्रारंभ भी इसी काल में दोस्तों माना जाता है। ठीक, अब यूपी में न केवल पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अलावा ताम पाषाण काल के भी कुछ स्थल देखने को मिलते हैं। नरहन, खैराडी, नोहान, राजघाट, झूसी, इलाहाबाद वाली। तो ये इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसमें दोस्तों क्या कर सकते हो आप, ये मैप बना के, आपको अगर कंटेंट इनरिच करना है तो इसको मैप बना के देखिए, आपकी जगह भी भर रहा है और आपको बहुत अच्छे से एग्जामिनर को समझ भी आ रहा है कि कौन सा कहाँ स्थल है। ये तो उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप बहुत अच्छा और बना सकते हैं। फिर दूसरा आता है कि बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहा जाता है? प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहा जाता है? इसके कुछ कारण हैं दोस्तों। इलाहाबाद में है, एक साथ यहाँ से कई संस्कृतियों का पाए जाना, यानी कि कई संस्कृतियों के जो अवशेष, विशेषताएं सब कुछ है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इन सब की विशेषताएं पाई जाती है। इसलिए इसको प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक कहा जाता है। फिर दूसरा, प्रागैतिहासिक काल के सभी विशेषताओं का पाया जाना। यहाँ सभी विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि विश्व की प्रथम प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर यहीं से मिले हैं। औजार अन्न संग्राहक से अन्न उत्पादक की ओर जो संक्रमण हुआ है मानव का। पहले क्या होता था? पहले अन्न संग्राहक था, पहले अन्न इकट्ठा करता था। अब क्या है, वो उत्पादन करने लगा अन्न का। तो यहाँ भी ये भी इसको देखने को मिलता है। फिर क्या होता है? फिर तीसरा क्या है कि एक काल से दूसरे काल के संक्रमण के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं, जैसे उच्च पुरा पाषाण से मध्य पुरा पाषाण की ओर, जैसे ये वाला जो अन्न संग्राहक से अन्न उत्पादन की ओर जो बड़ा मानव, तो ये भी उसमें पाए जाते हैं। अब लास्ट क्या है?
बहुत सारे स्थलों का मिलना जो कई संस्कृतियों से संबंधित है। जैसे नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में 44 स्थल मिले हैं दोस्तों यहाँ से, नवपाषाण काल के। तो आप इमेजिन कीजिए कि मतलब सब कुछ ही यहाँ से मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया आपको। आप इसको बहुत ही नहीं, पर खाना खाते हुए ऐसे टाइम पास करते हुए बस उसको देखते हुए चलने जाना बस। मैं इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक इसकी इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा मैं। फिर यूपी में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों, सभी को पता है, कुछ तो सभी को पता है। अब इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता जिसका विस्तार पश्चिम भारत में अधिक पश्चिम भारत में अधिक था दोस्तों, पश्चिम भारत में अधिक था, परंतु यूपी के कुछ स्थलों में भी, जैसे पश्चिम भारत में इसका ज़्यादा स्थल पाया जाता है। जैसे अगर ऐसे हम बनाएंगे भारत, तो ये वाला एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, पर इसका यूपी में भी कई सारे स्थल है। जैसे सहारनपुर में बडगांव हुलास, चांदपुर बिजनौर में, आलमगीर सबको पता है मेरठ में, मांडी जो है मुजफ्फरनगर में, ये पीटीई में भी आया था क्वेश्चन, सनोली बागपत जो अभी चर्चा का विषय रहा है कई सालों से, मानपुरा बुलंदशहर में। अब इस स्थलों की कुछ कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे पहला, हुलास और बड़गांव सहारनपुर में मिट्टी के मन के मिले चूड़ियाँ मिली, खिलौने मिले। मांडी से क्या मिला है, सोने के बहुत सारे सिक्के मिले हैं, जोतते हुए जो खेत जुताई कर रहे थे किसान, वहीं से क्या नाम बहुत सारा सोना निकला। फिर बर्तन मिले। सनोली से क्या मिला, बहुत बड़ा कब्रगाह मिला है, हथियार मिले हैं, विलासिता की वस्तुएं मिली है। तो ये सनोली से मिला, बागपत में है, बड़ौद से आगे। फिर चांदपुर में बिजनौर में क्या मिला, ताम्र बर्तन मिले दोस्तों। आलमगीर से क्या मिला, आलमगीर की खोज 1958 में जगदत्त शर्मा जी ने की थी। सबसे पूर्वी स्थल है, सब सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। मन के रोटी बेलने की चौकी मिली है, मिट्टी के बर्तन पर मोर और गिलहरी उकेरी गई है, जैसे बना नहीं देते मोर के उस पर चित्रकारी टाइप का। तो ये यहाँ से मिले हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो यूपी के इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत क्या हैं। जैसे अगर हमें यूपी के इतिहास के बारे में जानना हो तो उसका स्रोत, हम क्या स्रोत देखेंगे उसका, तो जैसे बहुत सारे स्रोत हैं उसके विभिन्न। जैसे पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, और विदेशी यात्रियों के का विवरण है, बहुत सारे विदेशी यात्री हैं। अब इनमें क्या है, पुरातात्विक में अभिलेख हैं। अब बहुत सारे अभिलेख अशोक के हैं, अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है यूपी के बारे में अशोक के स्तंभलेख से। जैसे सारनाथ का स्तंभलेख, कौशाम्बी, मेरठ, और समुद्रगुप्ता है, अहरोरा, और प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें प्रयाग प्रशस्ति भी जोड़ सकते हो आप। फिर सिक्के मिले, गुप्त और कुषाण काल के बहुत सारे सिक्के मिले हमारे यहाँ से। फिर प्रमुख स्मारक भी है, मंदिर है, चैत्य विहार है, स्तूप है, जैसे देवगढ़ और सारनाथ मिले हैं। ठीक है दोस्तों। फिर साहित्यिक स्रोत क्या है इसमें, इसमें ब्राह्मण साहित्य है, जैसे वेद, पुराण, वैदिक साहित्य। फिर बौद्ध साहित्य है, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु। फिर जैन साहित्य है, भगवत सूत्र। फिर अन्य साहित्य भी है जो हरिसेन, बाणभट्ट, कालिदास, श्रीहर्ष और विष्णु शर्मा, ये सब ने लिखा हुआ है। यूपी की जानकारी इन्हीं से प्राप्त होती है। फिर तीसरा क्या है कि विदेशी यात्रियों का विवरण है। अब विदेशी यात्री कौन कौन से हैं, अब कुछ चीन से आए हैं। चीन से कौन आए, वेनसांग, फायान। कन्नौज का विवरण मिलता है वेनसांग से, कन्नौज के बारे में पूरा लिखा है उसने। फिर क्या लिखा, फिर ईरानी और अरब यात्री बहुत सारे आए। अब जैसे अलबिरूनी, सुलेमान ने क्या किया है कि उस समय के राजनीतिक व्यवस्था की पूरी जानकारी दी है उत्तर भारत के। और अलबिरूनी ने क्या किया है, उत्तर भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था जो उस समय थी उसके बारे में बहुत सारा कुछ लिखा है। तो ये भी हमें पता लगता है यूपी का। अब हम जान तो रहे हैं कि ये स्रोत क्या है, लेकिन इन स्रोतों का महत्व क्या रहता है, क्यों जानते हैं इनको, तो इनके बहुत सारे महत्व रहते हैं।
तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है, उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। उसको हम आज से जोड़ के देखते हैं कि आज क्या उसमें रेलेवेंट चीज़ें हैं आज। फिर बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं, उस समय की जानकारी मिलती है कि उस समय धार्मिक मान्यताएं कैसी थी। फिर विदेशों से संबंध की जानकारी मिलती है, जैसे अगर अल बिरूनी या सुलेमानी आया है ना, यानी कि इसका मतलब हमारे वहाँ से संबंध बहुत अच्छे रहे होंगे, या कोई ट्रेडमार्क रहा होगा, या कोई ऐसा रहा होगा कि जिससे आपस में जुड़े हुए थे। फिर प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जैसे प्रशासन तो है कौटिल्य वाला टाइप का, तो बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। फिर उस समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो ये भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक। अब यूपी में जनपद देखते हैं। यूपी में जनपद क्या है कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार 16 जनपद टोटल हैं, जिसमें से 8 यूपी में हैं जो निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? अब या तो आप ऐसे बना दीजिए इसमें और वो कर दीजिए, या हेडिंग डाल के भी आप लिख सकते हैं, जैसे कुरु, कुरु की इंद्रप्रस्थ राजधानी है, दिल्ली मेरठ का क्षेत्र है, लोग बुद्धि के बल के लिए जाते थे, जाने जाते हैं। पांचाल है, पांचाल रोहेलखंड है, बरेली, बदायूं और फरुखाबाद का। राजधानी उत्तरी की है काम्पिल्य, दक्षिण की है अहिच्छत्र। फिर मल्ल है, मल्ल गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र है। पावा राजधानी है, कुशीनगर है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ है, मल्लों के यहाँ कुशीनगर में। फिर काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी है। राजा ब्रह्मदत्त के ने कौशल को हराया, और फिर क्या हुआ कि कौशल ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया दोबारा हरा के उसको। फिर शिक्षा और शिल्प व्यापार, इनके बहुत सारे बड़े केंद्र हैं। वत्स क्या है? वत्स बौद्ध और जैन से दोनों से जुड़ा हुआ है। कौशाम्बी वाला क्षेत्र है, कौशाम्बी और प्रयागराज। आद्य नगरीय भी कहते हैं इसको। फिर चेंदी है, चेदी क्या है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। देखो ये रीजन पूरा, जितना ये रीजन है ये पूरा रीजन। राजधानी क्या है? सुक्तिमती है। शासक जो शिशुपाल है महाभारत का, वो यहीं से ही रिलेटेड है। फिर कौशल है, कौशल अवध वाला क्षेत्र है, यानी कि अयोध्या, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, ये सब। राजधानी अयोध्या है, श्रावस्ती है। शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है। फिर आखिरी सूरसेन वाला, ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। बुद्ध के काल में राजा अवंतीपुर पुत्र थे। ठीक। अब आगे बढ़ते, देखिए इसमें आप बहुत अच्छा सा डायग्राम बना के, मेरा तो उतना अच्छा नहीं बना है, मुझे कम वो आती है ड्राइंग टाइप की, तो आप बहुत अच्छा डायग्राम बना के इसको और अच्छे से सजा सकते हैं। वैसे एग्जाम में कम समय मिलता है। अब यूपी के गणराज्य एवं उनकी शासन प्रणाली कैसी थी? जैसे यूपी में बहुत सारे गणराज्य थे, तो उनकी शासन प्रणाली कुछ रही होगी। तो यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 10 गणराज्य माने जाते हैं, जिसमें से 7 का उल्लेख यूपी में किया गया है। 7 यूपी में अवस्थित थे, जिसमें पहला है कपिल वस्तु के शाक, नेपाल से सिद्धार्थनगर। आप इसको मैप भी बना सकते हैं, जैसे आप इसमें मैप बनाएंगे ऐसे ये टाइप का, तो जैसे ये यूपी आ जाएगा, तो यूपी यहाँ नेपाल है, यहाँ यूपी का सिद्धार्थनगर है, तो ये आ सकता है। राजधानी कपिल वस्तु, बुद्ध का जन्म यहीं से हुआ। रामग्राम के कोलिए, गोरखपुर जनपद में है। पुलिस शक्ति के लिए अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। शाक्य एवं कोलियों के मध्य रोहिणी नदी के लेकर विवाद था। पावा के मल्ल देवरिया के आसपास का क्षेत्र है, सैन्य प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। कुशीनगर के मल्ल देवरिया वाला क्षेत्र है, चंद्रकेतु मल्ल का वंशज है। फिर सुमसुमार गिरी के भग्ग बीजापुर वाला क्षेत्र है। केशपुत्र के कलाम सुल्तानपुर, अलार कलाम से संबंध यहीं से, अलार कलाम जो थे बुद्ध के गुरु, वो उनका संबंध यहीं से है। फिर पिपलीवन के मौर्य, गोरखपुर वाला क्षेत्र है, शाक्यों की शाखा भी है एक ये। फिर शासन प्रणाली कैसी थी? शासन प्रणाली थी जनता द्वारा चुने गए राजा, जनता द्वारा चुने राजा होते थे। फिर एक परिषद होती थी, एक सदस्यों की सभा होती थी, उसको परिषद बोलते थे। जो सदस्यों का संगठन होता था उसको परिषद बोलते थे। भवन को संस्थागार बोलते थे। प्रमुख सदस्यों की सभा को अष्टकुलक कहते थे, और निर्णय जो है आम सहमति से होते थे। तो दोस्तों ये हमने जाना
कि कुछ अब मैं फिर से लेके आऊँगा। यही वीडियो अभी के लिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।